Hello, good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा. हम लोगों ने लास्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. और उस केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो थ्योरीज थी, पहले तो हमने ये जाना था कि बॉन्डिंग होती क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग क्या, केमिकल जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल में चेंज क्यों होना चाहता है, क्यों वो बंद बनाना चाहता है. उसके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ये दिया था कि जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे जो गर्म चीज है वो स्पॉन्टेनियसली स्वतः ही ठंडा होना चाहती है, एनर्जी कम करना चाहती है, वैसे ही जो परमाणु है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं. उसके बाद में हमने इसकी डिफरेंट थ्योरी सीखी थी, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो थ्योरी थी, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होके बंद बनाते हैं साझे से. दूसरा अष्टक का नियम हमने देखा था. उस अष्टक नियम के कुछ अपवाद भी हमने देखे थे. इसमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन था, या फिर कुछ ऐसे होते हैं इनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता फिर भी स्टेबल होते हैं, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड जैसे जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें कि हमने ल्यूइस एसिड कहा, वो पढ़ा था. उसके बाद में हमने जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत जाना था. आज से हम शुरू करेंगे जो इसके आधुनिक सिद्धांत हैं. उसमें सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसे संयोजकता कोश सिद्धांत भी कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉन युग सिद्धांत पर ही आधारित है, उसी का ही मॉडिफाइड रूल है. तो आज हम पढ़ेंगे. मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ जस्ट मिनट. तो अगर मैं बेसिकली इसको शॉर्ट में आपको समझाऊं तो जो संयोजकताबद्ध सिद्धांत है वो यह कहता है कि दो परमाणुओं के बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उन परमाणु कक्षकों के बीच में उसके अतिव्यापन होता है. अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही मजबूत बंध बनेगा. और इसमें तरंग रूप है वो आ गया था, तो तरंग रूप माना गया है इलेक्ट्रॉन का. इसमें जब बंध बन जाएगा उसके बाद में जो परमाणु है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पे इधर उधर जाएगा, है ना. अगर इसको हम देखें तो जो परमाणु है वो पहचान अपनी बनाए रखेंगे, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पहचान खो देगा. वो कभी इस परमाणु पे जाएगा, कभी उस पर. जो दो इलेक्ट्रॉन है साझे के, वो दोनों परमाणुओं के बीच में स्थानीकृत होंगे, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे. परमाणु अपनी पहचान बनाए रखेंगे. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परमाणु अपनी पहचान बनाए रखता है. अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें हम तो 1927 में हाइटलर और लंदन ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, इस थ्योरी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को. और ये जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो रूल था, सिद्धांत था, इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत जो 1916 में दिया था, तब तक क्वांटम यांत्रिकी का ज्ञान नहीं था, या हमें ये भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन में वेव लाइक नेचर होता है. तो जब वेव करेक्टर का पता चला तो उसमें मॉडिफिकेशंस आए. उन मॉडिफिकेशंस को ही इसमें सम्मिलित करके इलेक्ट्रॉन युग सिद्धांत में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में माना गया है. तो 1927 में हिटलर लंदन ने इसको दिया था. एंड 1931 में जब अनुनाद, क्योंकि जो हिटलर लंदन ने जो दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे इसकी कुछ जो इसके रिजल्ट्स थे, वो जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे उनसे मैच नहीं कर रहे थे. तो वो मैच नहीं कर रहे थे, उसको समझाने के लिए 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने इसमें रिजोनेंस, अनुनाद, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, दिशात्मकता या डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जो होती है कोवेलेंट कंपाउंड की, उनको इसके अंदर समावेशित किया. तो अगर संयुक्त रूप से हम देखें तो इस नियम को हाइटलर, लंदन, पॉलिंग और स्लेटर के नियम के रूप में भी जाना जाता है, या इसको HLPS भी शॉर्ट में हम कहते हैं. तो HLPS भी इसको कहा जाता है, हाइटलर, लंदन, पॉलिंग एंड स्लेटर. ठीक है. एक और नाम इस नियम का होता है जिसे हम LCAO कहते हैं. LCAO दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोजन पे आधारित है. तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है. अब इसके मुख्य अभिग्रहित जो कि मैं आपको बता चुका हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट अगर देखें तो हम सबसे पहला कि परमाणु कक्षक जो होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है. तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षकों, ठीक है, दो अलग अलग परमाणुओं के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिन दोनों के पास है उनके परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होता है, पहली चीज. दूसरा, वो अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही बंध मजबूत बनेगा, दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अतिव्यापन जब हो जाता है तो वो जो दो परमाणु है जो बंध बना रहे हैं वो परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं. सपोज ए
और बी परमाणु हैं, ये दोनों मिलके बंध बना रहे हैं, जब अतिव्यापन हो जाएगा इनका, ठीक है, अतिव्यापन के बाद ए और बी अपनी पहचान बनाए रखेंगे, बट ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों कभी ये इस पे जाएगा, कभी इस पे आएगा, ये कभी इस पे जाएगा, कभी इस पे आएगा, ये इन दोनों के बीच में स्थानीकृत होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं, परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये फर्क है एमओटी से, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण के तरंग फलन पर आधारित है, ठीक है। तो यही फर्क है इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत तक इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन अणु का बनना, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है। जब भी कोई थ्योरी बॉन्डिंग के पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो कंसिडरेशन में नहीं है, तो वो सबसे सिंपल पड़ता है समझना और समझाना। तो हाइड्रोजन अणु का बनना, अगर हम देखें, हमारे पास दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, Ha एंड Hb। ये सपोज इनका न्यूक्लियस है, ये Ha का न्यूक्लियस, ये Hb का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो पास जब ये आएंगे तो क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होगा। जब ये पास आ रहे हैं तो पास आने से क्या होगा, इसके न्यूक्लियस, एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसी के साथ में इसका न्यूक्लियस, दूसरे का न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इनमें रिपल्शन होगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं। तो जब अनंत दूरी से पास आएगा, अट्रैक्शन शुरू होगा। अट्रैक्शन जब तक रहेगा तब तक वो पास आएंगे। जैसे ही वो जो रिपल्शन है फोर्सेस, वो इन अट्रैक्शन फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे, तो उसके बाद में ये और पास नहीं आएगा, और इस दूरी को ही हम बंध दूरी कहते हैं। ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना एक सिंपली समझाया गया है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, देखिए। ओके, तो ये बंध बना रहा है, अनंत दूरी से पास में आ रहे हैं, ठीक है। हमने एक अभिक्रिया देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसमें कहा गया कि इसमें कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है। तो हाइड्रोजन के पास कौन से कक्षक हैं, 1s1, ठीक है। ये सपोज Ha हाइड्रोजन का है और दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, सपोज Hab हाइड्रोजन का है। तो ये जो 1s ऑर्बिटल होता है, ये हम जानते हैं स्फेरिकल शेप्ड है, ठीक है, गोल होता है, ये दिख रहा है हमें, ठीक। तो ये अनंत दूरी से पास पास आ रहे हैं, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, और ये एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग हो गया, नीचे भी दिखाया गया, ये दो हाइड्रोजन थे, अनंत दूरी से पास है, और ये यहाँ पर इनका बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद अतिव्यापन कौन सा हुआ, एस एस अतिव्यापन, बॉन्ड बना सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो थे, ये अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि जो परमाणु है वो पहचान बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी ना, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इधर उधर जा रहे हैं, परमाणु अपनी पहचान बनाए हुए हैं, ठीक है। सेकंड चीज, इस ग्राफ से अगर समझे, जो एनर्जी बिटवीन, एनर्जी और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसके बीच में है, अगर इस ग्राफ से हम समझे जो बात हमने कही, कि ये कोई अनंत दूरी थी सपोज, ये ठीक है, डिस्टेंस दिखा रहे हैं ना, ये कोई इनफाइनाइट दूरी है, वहां से दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है, दोनों एच और एच भी। तो जैसे जैसे पास आएंगे तो क्या होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आना शुरू होगी। ये कमी क्यों आ रही है, ये कमी दिख रही है, ये कमी आ रही है। तो ये जो कमी आ रही है यूं, ये कमी क्यों आ रही है इस ऊर्जा में, क्योंकि अभी तक क्या है, यहाँ पर आकर्षण है। आकर्षण किस किस के बीच में, एक के न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो अट्रैक्शन के कारण स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है। ये कमी आएगी, ये कमी आएगी आएगी आएगी, एक स्थान जहां आएगा वहां क्या होगा, कि जो आकर्षण था उसको बैलेंस करने लग गया उसका प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में। तो प्रतिकर्षण जब उसको बैलेंस कर देगा, तो उसके बाद में अगर और पास हम लाना चाहेंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, वृद्धि शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि का मतलब है कि सिस्टम में क्या आ रहा है, अस्थायित्व आने लग गया है। पोटेंशियल एनर्जी कमी का मतलब क्या है,
सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं, यही कहलाती है बंध लंबाई। यहां लिखा भी हमने बंध लंबाई, जबकि आकर्षण बल बराबर हो किसके? प्रतिकर्षण बल के। ओके, तो ये बन रहा है विपरीत चक्रण में बन रहा है, और इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग, बंध बन रहा है। एक दूसरा जब होता है क्राइटेरिया, अगर दोनों जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, वो सेम स्पिन में अगर ओवरलैप करना चाहें, तो वो क्या होता है? ओवरलैपिंग नहीं होती है एक, ठीक है, तो वो बंध नहीं बनता है, ठीक है, विपरीत बंधी कहलाते हैं। एक कहलाता है बॉन्डिंग, एक कहलाता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हाइटलर और लंडन की हम तरंगीय व्याख्या करेंगे। अभी तो हमने कॉन्सेप्चुअली पॉइंट्स वाइज जान लिया है कि दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अतिव्यापन होना चाहिए कक्षकों के बीच में, अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही मजबूत बंध बनेगा। ये सब पॉइंट्स हैं जो मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूं, ठीक है। अतिव्यापन के पश्चात में परमाणु अपनी पहचान खो देते हैं, बट इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणु के बीच में स्थानीकृत रहते हैं। और एक ये ग्राफ हमने जो देखा स्थितिज ऊर्जा का, जिसमें कि हमने एक बनाया बंधी और एक बनाया विपरीत बंधी, और हमने बंध लंबाई को जाना जिसमें कि आकर्षण बराबर हो जाता है प्रतिकर्षण के। ओके, नाउ हाइटलर लंदन की तरंगीय व्याख्या। तो अगर इसको हम देखें, हाइटलर एवं लंदन की तरंगीय व्याख्या को, जो हमने परमाणु लिए हैं Ha सपोज और Hb, तो हम ये मान रहे हैं कि उनके वैसे तो इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है, पर हम यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए उनको नंबर दे रहे हैं। तो सपोज जो Ha का इलेक्ट्रॉन है E, वो तो है सपोज एक नंबर 1, और Hb का जो इलेक्ट्रॉन है सपोज उसको हमने नंबर दिया 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के बाद जो Ha का इलेक्ट्रॉन है 1 और Hb का इलेक्ट्रॉन है 2 नंबर, ये दोनों ही अपनी पहचान खो देते हैं। पहचान खोने का मतलब है कि 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन तो भूल जाएगा कि मैं Ha के पास था, 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन भूल जाएगा कि मेरा मालिक Hb है, दोनों के मालिक को भूल जाएंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, जो अणु में बन रहा है, अणु में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे सपोज इस तरह। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का इन दोनों पे ही बराबर कब्जा होगा, इन दोनों में ही स्थानीकृत रहेंगे, तो अपनी पहचान वो भूल जाएंगे कि मैं किससे पहले एसोसिएटेड था, दोनों से ही हो जाएंगे उससे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो बंध जब बन जाता है, उसके बाद हम नहीं बता सकते कि 1 नंबर इलेक्ट्रॉन कौन सा था और 2 नंबर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन अणु है, इसकी 2 संभावित संरचनाएं निम्न प्रकार से हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? अब हम इसके लिए वेव फंक्शन लिखेंगे। तो कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती हैं? एक तो ये हो सकती है जिसमें कि Ha के पास नंबर 1 इलेक्ट्रॉन रहे और Hb के बाद 2 नंबर इलेक्ट्रॉन रहे। दूसरी सहसंयोजक संरचना जिसमें Ha के पास 2 नंबर इलेक्ट्रॉन रहे, Hb के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहे। मैंने बताई दिया आपको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो चुके हैं, ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये 2 संभावनाएं हैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की, Ha1 Hb2 Ha2 Hb1। तो अगर हमें इसके लिए वेव फंक्शन लिखना हो तो हम वेव फंक्शन इस तरह लिखेंगे। 2 वेव फंक्शन हम यहां पर बता सकते हैं, एक तो psi1 और एक होगा psi2, ठीक है। तो psi1 वेव फंक्शन इसके लिए, Ha1 Hb2 के लिए, psi2 फंक्शन Ha2 Hb1 के लिए। तो ये तो हो गया psi1 इक्वल टू psi-A1 psi-B2। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि psi-A पर प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन उसके पाए जाने की psi-A1 देन psi-B2 पे, ये हो गया है ना। तो ये दोनों एक ही सिस्टम है जिसमें कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, उसके तरंग फलन है psi-1 और psi-2। बट इन दोनों से हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखें तो ना तो psi-1 उसको बता रहा है अच्छे से, ना psi-2 बता रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें करना पड़ेगा जो इसका नाम मैंने इनिशियली आपको बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बताया ना आपको। तो ये जो 2 वेव फंक्शन हमारे पास मिले psi-1 एंड psi-2, तो psi-2 और psi-1 इन दोनों का हमें रेखीय संयोग करना पड़ेगा। तो जब इनका संयोग होगा तब हमारे पास H2 अणु के लिए वास्तविक तरंग फलन आएगा, और वास्तविक तरंग फलन आने के लिए जब हम इनका रेखीय संयोजन करेंगे तो हमें कुछ मिश्रण गुणांक काम में लेने पड़ेंगे जो है C1 एंड C2। तो ठीक है,
वापस देख लीजिए, ये HA1 HB2 ये तो इनकी सहसंयोजक संरचनाएं होगी। psi1 psi2 इसके लिए वेव फंक्शन हो गया, जो ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक बार 1 पर रहता है, एक बार 2 पे, फिर दूसरा वाला 1 पे और B पे और A पे चले जाता है। ठीक है, ये दोनों ही पूरी तरह नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोनों का जो वास्तविक तरंग फलन है साई, उसको बताने के लिए हमें इनका रेखीय संयोजन करना पड़ता है। तो ये होता है C1 psi1 प्लस C2 psi2। क्या ऊपर से हम इनकी वैल्यू रख देंगे, C1 psi A 1 psi B2 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये psi 1 की वैल्यू है, C2 ये psi 2 की वैल्यू है, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो यहां पर जो C1 और C2 मिश्रण गुणांक हैं, तो H2 के लिए अगर हम देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, तो C1 इजिकल टू C प्लस माइनस C2 होता है। तो अगर C1 इजिकल टू 1 है तो C2 इजिकल टू प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, उसको अगर मान को हम याद रखें तो जो साई है उसके लिए दो मान होते हैं, एक साई S और एक साई A। एक साई बॉन्डिंग होता है और एक साई एंटी बॉन्डिंग होता है। तो साई बॉन्डिंग या साई S जिसे हम कह रहे हैं, उसमें तो हम दोनों को जोड़ते हैं, साई 1 और साई 2 को, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है साई ए, उसमें हम साई 1 में से साई 2 को घटाते हैं, क्योंकि एक होता है फेज में और एक होता है आउट ऑफ फेज, जो अतिव्यापन हो रहा है। तो बॉन्डिंग जब होगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, एक सेम स्पिन में जब होता है तो वो एंटी बॉन्डिंग बनाता है, और जब विपरीत चक्रण में होता है तो वो बॉन्डिंग बनाता है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हम साई 1 की वैल्यू रख देंगे। साई 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर हम देख चुके हैं, साई 1 इजिकल टू साई A1 साई B2 साई 2 इजिकल टू साई A2 साई B1। तो ये हमने वैल्यू वापस रख दी है यहाँ पे। तो ये हो गया रेखीय संयोजन बॉन्डिंग के लिए, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो ये हमें मिला है। ठीक है, तो ये हाइटलर लंडन ने ये वेव फंक्शन हमें दे दिए थे, लेकिन जब देखा गया, जब इनको सॉल्यूशन किया, क्योंकि ये क्या है, वेव फंक्शन है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में वेव फंक्शन काम में आता है, हम जानते हैं उसका सॉल्यूशन जो मिलता है। इससे जब हमें सॉल्यूशन निकल के आया, तो उससे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसकी बात कर रहे हैं हम अभी, उसकी ऊर्जा जो निकल के आई वो आई 72.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, दिस वन। एंड जो बॉन्ड लेंथ थी वो आई 0.80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये किससे आई, जब हमने वेव फंक्शन इस तरह रखे, साई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के रेखीय संयोजन के बाद इनकी हेल्प से जब हमने ऊर्जा और बंध लंबाई निकाली, तो उनकी वैल्यू ये आती है। जबकि क्योंकि ये थ्योरेटिकल मान हो गया, जबकि इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो इससे डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकल वैल्यू आती है 103.2 किलो कैलोरी पर मोल हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा, और उसकी बंध लंबाई आती है 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो फर्क है, ये फर्क क्यों हुआ, है ना, अणु की ऊर्जा ज्यादा आ रही है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली से, है ना। इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने अनुनाद की अवधारणा की सहायता ली। ठीक है, और उसने जो हमने इसमें दो कोवेलेंट स्ट्रक्चर बताए हैं ऊपर, जिस तरह ये वाले साई A1 और साई B2, इसके साथ में उसने कहा, ये बताता हूं मैं आपको, पॉलिंग ने इसके साथ में उसने कहा कि इस सहसंयोजक जो स्ट्रक्चर हैं अनुनादी, उनके साथ में ही हाइड्रोजन अणु में कुछ आयनिक संरचनाएं भी हम प्रस्तावित कर सकते हैं। ओके, तो आयनिक संरचनाएं क्या होंगी, जिसमें कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, वो एक बार रहेंगे दोनों मॉलिक्यूल Hb के पास, ठीक है, और एक बार रहेंगे Ha के पास। जब वो Ha के पास रहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये आयनिक संरचना बन जाती है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे Hb के पास, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये आयनिक संरचना बन जाएंगी। तो ये पॉलिंग के अनुसार आयनिक संरचना है, और इसमें आयनिक गुण भी दिखाए जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हाइड्रोजन में सहसंयोजक अणुओं के साथ आयनिक गुण भी होते हैं। ओके, तो जो तरंग फलन हमने ऊपर देखा, साई 1 और साई 2, जिसमें कि एक बार साई 1 पे HA पे रहता है, दूसरी बार HB पे चले जाता है इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए ही हम यहाँ पर दो और तरंग फलन दे सकते हैं साई 1 साई 2 के साथ में, वो है साई 3 एंड साई 4। साई 3 तो होगा जिसमें कि साई A1 साई A2, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे हैं, HA के पास है, और दूसरा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, HB के पास हैं।
तो ये 2 वेव फंक्शन और आ जाते हैं। ये कहलाते हैं साई आयनिक वेव फंक्शन, साई 3 प्लस साई 4। तो अगर हाइड्रोजन अणु का कुल तरंग फलन हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? साई कोवेलेंट जो हमें ऊपर मिला था, हमने ऊपर निकाला, और साई आयनिक, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने में एक लैम्डा जो कांस्टेंट है उसको काम में लेते हैं, है ना? वो हाइड्रोजन के लिए इसका मान 0.17 होता है। तो इस तरह हमें टोटल वेव फंक्शन मिल जाता है। साई संपूर्ण इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 प्लस लैम्डा साई 3 प्लस साई 4। ओके, तो ये जब अनुनाद, जिसमें कि हमने हाइड्रोजन अणु के अंदर थोड़ा आयनिक कैरेक्टर को भी पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जो एनर्जी निकाली गई इन वेव फंक्शन से, टोटल वेव फंक्शन निकाला गया, तो वो लगभग प्रैक्टिकल वैल्यू के बराबर ही आता है। 102.8 किलो कैलोरी पर मोल तो उसकी एनर्जी आ जाती है, और बंध लंबाई 0.74 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, जो कि उसके प्रैक्टिकल मान के लगभग बराबर ही होता है। ओके, तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हमने अभी पढ़ा, और उसका हमने तरंगीय जो वेव फंक्शन थे उनको भी देखा, किस तरह तरंग वेव फंक्शन साई 1 और साई 2 के लिए इंट्रोड्यूस किए गए, और साई 1 साई 2 जो कोवेलेंट के लिए निकाले, उससे जो एक बॉन्ड लेंथ और एनर्जी आती है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी के बराबर नहीं होती है, उसके दूर होती है, काफी उससे वेरी करती है। तो उसको दूर करने के लिए पॉलिंग ने इसमें अनुनाद इंट्रोड्यूस किया, और हाइड्रोजन अणु के अंदर जो आयनिक वेव फंक्शन है उनको भी बताया, जिसमें कि HA और HB जो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए, तो पॉलिंग ने कहा कि पर्टिकुलर टाइम पे दोनों इलेक्ट्रॉन HA पे रहते हैं तो HA नेगेटिव हो जाता है, HB पॉजिटिव हो जाता है। एक दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे HB पे चले जाते हैं तो HA पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो था, ये भी अनुनाद है। अनुनाद से जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है, हम ये जानते हैं। उससे जो एनर्जी और जो बंध लंबाई निकाली गई, वो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू उनके बराबर आती है लगभग। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी है वो सही दिशा में है। ठीक है, ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने अभी पढ़ी। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था उसको अच्छे से पढ़ा, उसके साथ ही हमने हाइड्रोजन अणु का बनना देखा। ठीक है, कैसे हाइड्रोजन अणु बनता है, एक डिस्टेंस से, जो इनफाइनाइट पोजीशन है वहां से हाइड्रोजन परमाणु पास पास आते हैं, अट्रैक्शन के कारण पास आते हैं, कुछ देर में उसके रिपल्शन फोर्सेस काम करने लग जाते हैं, उसके बाद में और पास नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक वो जो जगह, बैलेंस जगह, जहां आकर्षण प्रतिकर्षण बराबर है, वो कहलाती है बंध लंबाई। और वो वहां तक क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में हमारे कमी होती जाती है, और उसके बाद में अगर और पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, सिस्टम अनस्टेबलाइज होता जाएगा। ये है जब विपरीत चक्रण में आ रहे हैं, और एक जब सेम चक्रण में आते हैं तो बनता है विपरीत बंध या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।